क्या है? रासो काव्य। रासो काव्य में सबसे पहला जो हम लोग समझते हैं वो समझते हैं कि रासो जो शब्द है उस शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विचार क्या क्या है। ठीक है, उसके संबंध में कि रासो शब्द आखिर बना किस शब्द से है, तो सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। देखो, आविर्भाव का मतलब जन्म होता है कि नहीं? आविर्भाव का मतलब होता प्रकट होना। ठीक है, अब ये आविर्भाव का अगर भाव यह है कि प्रकट होना मतलब जन्म लेना, तब तो जन्म लेना होगा। लेकिन ऐसे इसका अर्थ होता है प्रकट होना, आविर्भाव। ठीक है, अब आप लोगों को यह अर्थ लगाना है कि कहीं कहां कहां यह शब्द किस भाव से प्रयुक्त हुआ है। तो आप लोग देखना कि आविर्भाव शब्द कहां कहां प्रयुक्त हुआ है और किस अर्थ में हुआ है। जन्म के अर्थ में भी होता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोग देखिएगा। यहाँ वो जो कंफ्यूजन है, वो संदेह है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, तो शुक्ल जी का प्रिय जो शब्द है, तो वो आप देखिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करने से उसका अर्थ स्पष्ट होगा। आ जाइए रासो। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। तो सबसे पहला जो शब्द हम लोगों के बीच जो आता है, वह आता कौन सा है? वह आता है, सबसे पहला जो शब्द आता है, एक मिनट, चलिए, जो सबसे पहला शब्द आता है हम लोगों के बीच, वो पहला शब्द आता है रासक। क्या आता है? बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी उत्पत्ति, इस रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से है। तो किन विद्वानों ने माना? तो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, फिर दशरथ शर्मा ने माना, फिर किसने माना? माता प्रसाद गुप्त ने माना, फिर किसने माना? तो फिर माना गणपति चंद्र गुप्त ने, फिर किसने माना? तो नरोत्तम स्वामी ने। दूसरा जो शब्द है वो है रहस्य। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी उत्पत्ति रहस्य शब्द से हुई है। किसने माना? तो कविराज, श्यामल दास, दूसरा काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक, तीसरा जो शब्द है वह है राजसूय। यह शब्द क्या है? राजसूय शब्द है। तीसरा जो शब्द है वह राजसूय शब्द है। तीसरा जो शब्द है वह शब्द है राजसूय। तो राजसूय शब्द से किसने माना? तो माना गारसा द तासी ने। चौथा राजयश शब्द से माना हरप्रसाद शास्त्री ने। पांचवा जो शब्द है वह है रसायन। यह माना रामचंद्र शुक्ल ने। छठा जो शब्द है वह शब्द है रास। इससे रासों की उत्पत्ति किसने मानी? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। और सातवां जो है वो माना राउस
या रस, इसे किसने माना? राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसका माना। तो ये महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, आगे आइए। सबसे पहले एक एक करके हम रासो साहित्य पर विचार कर लेंगे कि कौन कौन से रासो साहित्य हैं और उनके महत्वपूर्ण चीजें, उनकी महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खुमान रसों पर। खुमान रस, खुमान रस। खुमान रासो, इसके रचनाकार कौन है? तो दलपति विजय है। दूसरी चीज, रचना कब हुई? तो 9वीं शताब्दी में रचनाकार। तीसरी चीज, वीर रस प्रधान है। चौथी चीज, राजस्थानी भाषा है। पांचवी चीज, प्रबंध काव्य है। और छठी चीज, 5000 छंद है। ठीक है, 5000 छंद है। इस पर थोड़ा सा हम लोग विस्तार से, जो जिसे इसमें क्या क्या कथा आती है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूंगा, हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें कौन सी कथा आती है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग जो चीजें नहीं आप लोगों को पढ़नी है उस चीज पर आप ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दें। तो अब आगे है जो महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक मिनट। चलिए, तो अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है किस रचना से संबंधित? तो बीसल देव रासो से संबंधित। बीसल देव रासो। ठीक है, अगर आप लोग एक चीज ये कहोगे कि इसके खुमान रासो के विषय में किन किन विद्वानों के क्या क्या मत हैं, वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं लिखवा देता हूं थोड़ी देर में। पहले इसका महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग लिख लो। तो आ जाइए विसल देव रासो। तो विसल देव रासो में सबसे पहला जो पॉइंट है वो यह है कि इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल, पहली चीज। दूसरी चीज, 1212 ईस्वी की रचना है। तीसरी चीज, श्रृंगार रस है, जिसमें से विशेष रूप से विरह रस है, मतलब विरह नहीं, विरह की प्रधानता है। तीसरा, 4 खंड है। और पांचवा, वीर गीत है। ठीक है, वीर गीत, मतलब अब यहाँ कंफ्यूजन आप लोगों को होगा कि वीर गीत भी है, विरह भी है। तो देखो, ये काव्य रूप है। ये क्या है? काव्य रूप है। दो तरह के काव्य रूप देखने को मिलते हैं, एक तो प्रबंधात्मक और दूसरा वीर गीतात्मक। तो वीर गीतात्मक के अंतर्गत यह रचना आती है। और इसमें, हाँ, नायक नायिका के विषय में सब बता देता हूं थोड़ी देर में। तो इसमें वीर गीत गीतात्मक यह काव्य रूप है और इसमें 4 खंड है। आगे इसमें थोड़ा सा लिख लो आप लोग, जैसे अजमेर के राजा
चौहान बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग पुनर्मिलन की कथा है। ठीक, यह वीर गीतात्मक होते हुए भी श्रृंगारी है। ठीक, सर्वप्रथम 12 मासा, वो भी हिंदी वाला 12 मासा का वर्णन मिलता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इसके हैं। आपने जो कहा कि बीसल ये खुमान रासो, ये तो बीसल देव रासो का तो हो गया। हम लोगों को देखना है खुमान रासो। ठीक है, इसमें देखना क्या है, खुमान रासो। खुमान रासो में इसमें जो महत्वपूर्ण चीज जो हमें देखने को मिलती है उसमें क्या है, राजा खुमान, राणा खुमान का वर्णन इसमें मिलता है। राणा खुमान का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसे खुमान रासो कहा जाता है। यही तो इसके विषय में है। इसके विषय में तो और तो ज्यादा मुझे चीजें मिली नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं इससे संबंधित। और मैं 1 मिनट देख लेता हूं, आप लोगों को देखता हूं कि कुछ है क्या इससे संबंधित। खुमान रासो के विषय में और तो कुछ विशेष नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बता दूं। खुमान रासों से संबंधित चीजें ज्यादा तो महत्वपूर्ण चीजें इससे संबंधित नहीं है। बस यही है कि ये पूना संग्रहालय में संग्रहित है, बस इतना ही इससे संबंधित है। ठीक है, तो राजा खुमान का वर्णन आता है, इसलिए ऐसे खुमान रासो कहते हैं, राणा खुमान का। और पूना संग्रहालय में यह है। पूना संग्रहालय में संग्रहित है। इससे संबंधित और कुछ पॉइंट्स होगा तो आप लोग लिखना। ठीक है, आगे है अगली जो रचना है, वो रचना है हमारे बीच, उसका नाम है जय चंद्र प्रकाश। क्या है, जय चंद्र प्रकाश। अगली जो रचना है वो हमारे बीच है जय चंद्र प्रकाश। जय चंद्र प्रकाश। इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि यह पहली चीज, यह केदार भट्ट की रचना है। दूसरी 1224 की रचना है। तीसरी वीर रस की रचना है। चौथी प्रबंध काव्य है। पांचवी कन्नौज के राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद के शौर्य की कथा है। और पांचवी चीज अप्राप्य है। ठीक है, तो जयचंद प्रकाश के विषय में ये हम लोगों को महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है।
ठीक है। आगे अगला जो पॉइंट है वह है हमारे बीच परमाल रासो। अगला जो पॉइंट है वह है परमाल रासो का। एक मिनट। तो अगली रचना जो हमारे बीच है उस रचना का नाम है परमाल रासो। परमाल रासो। ठीक है। परमाल रासो में क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। पहली चीज तो यह है कि यह जगनी की रचना है। दूसरी चीज 1230 की रचना है। तीसरी चीज वीर रस इसमें प्रधान है। चौथी काव्य रूप क्या है, वीर गीतात्मक है। पांचवा जो महत्वपूर्ण है पॉइंट वो है आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध। ठीक। क्या है, महोबा के राजा परमाल देव के दो वीर जिनका नाम है आल्हा और उदल, आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। ठीक। सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया, तो फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में किया। ठीक है। अगला ये अगली जो रचना है वह है जयमयंक जस चंद्रिका। इससे संबंधित क्या पॉइंट है, इससे संबंधित पॉइंट है, क्या पॉइंट है इससे संबंधित, तो इसकी रचना सबसे पहले मधुकर भट्ट ने की। दूसरी चीज 1243 की रचना है। तीसरी चीज प्रबंधात्मक है। चौथी चीज अप्राप्य है, यानी यह पुस्तक मिलती नहीं है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसी के पास हम लोग एक नया देख लेंगे, जो नया पॉइंट क्या है इसी से साथ देख लेंगे। उसका नाम है विजय पाल रासो। विजय पाल रासो से संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो विजय पाल रासो नल्ल सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है, तो नल्ल सिंह रचनाकार है। दूसरी चीज क्या है, 11वीं शताब्दी की रचना है। तीसरी चीज क्या है, वीर रस है। चौथी चीज क्या है, 42 छंद है। पांचवी चीज क्या है, वीर गीतात्मक काव्य रूप है। आगे अप्राप्य है। विजयगढ़ के राजा विजय
पाल की प्रशस्ति है। ठीक है, ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आगे आइए, अगला जो हमारे बीच रचनाकार हैं, अगला जो हमारे बीच रचनाकार हैं वो है जो रचना हमारे बीच आती है वो रचना है रणमल्लछंद। क्या है? रणमल्लछंद। क्या है इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स? तो पहली चीज, श्रीधर है इसके लेखक। दूसरी चीज, 1454 की रचना है। तीसरी चीज, वीर रस है। चौथी, 70 छंद हैं। फिर डिंगल भाषा है। क्या है डिंगल भाषा और पिंगल भाषा वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर वीर गीतात्मक है। फिर ईडर, एक जगह है ईडर के राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन। ठीक है, ये हमारे बीच ये हो गया। अब इसके बाद जो हम लोगों के बीच एक दिन और कक्षा होगी ना, तो ये खत्म कर देंगे हम लोग। तो आज इतना ही रखते हैं, 6 बज गया है। इसके बाद हम लोग विचार करेंगे आगे के रचनाओं में। जो भी अमर जी ने जो जो विक्रम संबंध दिए हैं सब लोग आप लोग देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, काम देगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। अब जैसे देखो, जैसे हम लोगों ने पहली जो रचना देखी थी, हम लोगों ने वो भी देखा था, क्या नाम है, खुमान रासों के बाद परमाल रासो देखा था। परमाल रासो के विषय में 2-3 चीजें आप लोग नोट करना कि इसमें 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है, यानी 52 लड़ाइयां हुई थी। इसमें कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? तो 52 लड़ाइयों का वर्णन है। किसमें? तो यह परमाल रासो में। कहा गया परमाल रासो? परमाल रासो। तो इसमें ये याद रखिएगा आप लोग कि इसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये और आल्हा उदल के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग उसका पढ़ेंगे, क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और भी जो रचनाएं हैं उनके विषय में भी हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर कुछ कुछ आप लोग ये करना चाहोगे, जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मान लो कि जो रचना है, अगर उनसे संबंधित कथन तुम चाहते हो आप लोग कि भाई कथन दिखा दीजिए। जो पहली रचना क्या थी? तो पहली रचना थी यहाँ हम लोगों के बीच, रासों में पहली रचना थी
खुमान रासो। खुमान रासों के विषय में विद्वानों के क्या-क्या मत हैं, ये 1-2 लिख खुमान रासो वाला लिख लो कम से कम, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। जैसे खुमान रासो के विषय में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, ये खुमान रासो है, खुमान रासो। इनके विषय में क्या-क्या बोलते, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि हिंदी के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमान संवत 870 का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इसका रचना काल संवत 1730 से 1760 के मध्य तक है। इस प्रकार इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये विचार किनके हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार है। दूसरा अगर हम देखें, जो कहते हैं शिवसिंह सेंगर, इन्होंने क्या कहा किसी अज्ञात नामा भट्ट ने खुमान रासो नामक काव्य लिखा था, जिसमें रामचंद्र से लेकर खुमान तक के नरपतियों का उल्लेख है। इधर कुछ खुमान रासो की हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं, जिससे नहीं कहा जा सकता कि दलपति इस ग्रंथ के मूल लेखक हैं या उद्धरता। ये किनका कथन है? शिवसिंह सेंगर का कथन है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान में रखना। तो ये भी आप लोग दो चीजें ध्यान में रखना, और आगे जो विद्वानों के विचार रहेंगे अन्य जो ग्रंथों में, जैसे हम लोगों ने आगे जो रासो ग्रंथ है, जैसे परमाल रासो है, इसके संबंध में अगर किसी का विचार रहेगा तो हम लोग देख लेंगे। परमाल रासो के बाद और भी अन्य लोगों का विचार जो रहेगा वो हम लोग देख लेंगे।
अच्छा, एक चीज और देख लेना, जो आप लोग देख ही रहे हो, तो एक चीज और देख लेना। कहाँ गया परमाल रासो? ये याद रखना आप लोग कि परमाल रासो नामकरण, यानी इस ग्रंथ का नाम परमाल रासो ही किसने दिया? तो नामकरण किया है श्याम सुंदर दास ने। ये भी ध्यान रखने की चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज कि परमाल रासो के विषय में क्या है, तीसरी चीज ये याद रखना कि संवत 1976 में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन हुआ था। और संपादक कौन थे? तो संपादक थे श्याम सुंदर दास। कहां से छपा था? तो यह छपा था नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना। उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे हम लोग बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।